Okay, good morning, everybody. Everybody is able to hear me? Please respond. Okay, so today we'll be starting our module number 4. So let me share the screen with you. Oh, okay. Are you able to see the screen? If there is any technical problem, just let me know so that we don't end up wasting it. Okay. I'll just log in from my mobile also so that I can see what I'm teaching. Okay, so let's get started. Today we are going to, everybody's able to hear, na? No problem. Just confirm. सब कुछ दिख रहा है? Okay. So today's topic is organization culture. Now let me start by telling you a story. एक बार क्या होता है कि कुछ बंदर रहते हैं, उनको एक केज में बंद कर दिया जाता है, एक जू की केज में बंद कर दिया जाता है. तो जू वाले उन बंदरों पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे. तो दे वर ट्राइंग टू डू सम एक्सपेरिमेंट्स ऑन दीज मंकीज. दे वर ऑल पुट अप इन अ केज. तो जब वो केज में उनको डाला और वहां पर एक बड़ी सी सीढ़ी लगा दी और सीढ़ी के ऊपर उनने कुछ बनानास रख दिए, है ना. तो अब क्या हुआ कि बंदरों ने देखा कि ऊपर ये बनानास रखे हैं. तो सब धीरे धीरे करके उस सीढ़ी पे चढ़ने लगे और उसको खाने की कोशिश करने लगे. तो जैसे ही बनाना खाने के लिए वो सीढ़ी पे चढ़े, तब जो जू कीपर्स थे उन्होंने उस पिंजरे के ऊपर से उनपे पानी छिड़क दिया, खूब सारा ठंडा ठंडा पानी. तो जैसे ही उनने पानी छिड़का, स्प्रे किया उनपे, तो जो बंदर थे भीग गए और उस समय ठंड भी थी. तो वो जो बंदर थे वो सब वहां से नीचे भाग गए और उन्होंने बनाना खाने का जो प्लान था वो त्याग दिया. सो आफ्टर सम टाइम उनकी जो इंस्टिंक्ट थी दैट टुक ओवर देम, कि उनको इच्छा होने लगी कि चलो फिर से ट्राई करते हैं. फिर उसमें से कुछ बंदर जो थे, जो थोड़े से ज्यादा बोल्ड थे, वो ऊपर चढ़े और उनने जाके उसको अटेम्प्ट किया कि फिर से बनाना को वो खाएं. तो जैसे उनने ऊपर चढ़े, तो फिर से जू कीपर्स जो थे उनने पानी ठंडा ठंडा सब बंदरों पे स्प्रे कर दिया. मतलब उन बंदरों पे किया जो कि सीढ़ी पे चढ़े थे, और बाकी जो केज में थे उन बंदरों के ऊपर भी बनाना स्प्रे कर दिया, ये वाटर स्प्रे कर दिया. तो सब लोग ठंड के मारे सारे बंदर ठिठुरने लगे. अब क्या हुआ कि कुछ समय बीत गया और उसके बाद उसमें से सबसे छोटा जो बंदर था, उसने कोशिश करी. उसको लगा कि चलो यार अपन केले खाते हैं, कि ऊपर चढ़ने का उसने कोशिश करी. तो जैसे ही वो सीढ़ी पे छोटा बंदर ऊपर चढ़ा, तो बाकी सारे बंदरों ने मिलके उसकी टांग पकड़ के उसको नीचे खींच लिया और उसको मारा, उसकी पिटाई लगाई. ये उन बंदरों ने इसलिए किया क्योंकि उसमें जो समझदार बंदर थे उनको ये समझ में आ गया कि अगर हम में से कोई भी बंदर ऊपर जाके बनाना खाने की कोशिश करता है, if any of our monkeys will try to go upstairs and get the banana, then we'll all be sprayed with water. तो उनको ये 2-3 बार जो उनने ये अटेम्प्ट किया, उससे ये समझ में आ गया कि हम में से अगर कोई भी बंदर ऊपर जाता है, राइट, तो पानी का छिड़काव होगा, ना कि उस बंदर पे जो कि ऊपर गया है, बल्कि हम सारे बंदरों पे. और एज अ रिजल्ट हम सब ठंड पे हमारे ठिठुर ठिठुर जाएंगे. तो सबने मिलके उस छोटे बंदर को पकड़ के नीचे खींचा और उसकी पिटाई करी. अब ये इसलिए किया ताकि वो अगली बार जो है वो बनाना खाने के लिए ऊपर ना चढ़े. ठीक है, सबको मेरी बात समझ में आई? ये छोटी सी जो स्टोरी सुनाई सबको समझ में आई? ओके. प्रशांत,
समझ में आ गई, युवराज को भी आ गई, गुड। तो अब क्या हुआ कि कुछ समय के बाद मुस्कान को भी आ गई, गुड, थैंक यू। अब इसके बाद क्या हुआ कि कुछ समय के बाद उनने उसमें से एक बंदर जो पुराना वाला था उसको रिप्लेस कर दिया नए बंदर से। उस केज के अंदर, उस पिंजरे के अंदर एक नया बंदर डाल दिया और पुराने वाले एक बंदर को वहां से विड्रॉ कर लिया। तो अब जो नया बंदर उस केज में आया, उसने ऊपर देखा कि केला रखा है सीढ़ी के, तो उसने भी ऊपर जाके खाने की कोशिश करी। तो जैसे ही वो सीढ़ी पे चढ़ा, अब क्योंकि उस नए बंदर को मालूम नहीं था कि ऊपर जाने से क्या होगा, तो उसने जैसे ही सीढ़ी पे चढ़ा तो बाकी सब बंदरों ने मिलकर उसको पकड़ के नीचे खींचा और उसकी पिटाई करी। ठीक है, तो अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो पुराने बंदर थे उनको नए बंदरों से रिप्लेस कर दिया गया। धीरे धीरे करके जो पुराने बंदर जो पिंजरे में थे, अब उनकी जगह नए बंदर आ गए। एक एक करके धीरे धीरे करके जू कीपर्स ने सबको रिप्लेस कर दिया। लेकिन जो नए बंदर थे उनको भी ये समझ में आ गया, क्योंकि जो भी ऊपर चढ़ता था उसकी पहले पिटाई हो जाती थी, कि किसी को भी वो जो ऊपर बनानास रखे हैं, केले रखे हैं, किसी को भी अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, कि किसी भी, चाहे वो नया हो चाहे पुराना बंदर हो, वो किसी को भी उस सीढ़ी पे नहीं चढ़ने देते थे। तो यहीं से शुरू होता है बेटा हमारा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन कल्चर वो बिलीफ्स हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है? अब हम सेकंड स्लाइड देख रहे हैं अपनी, ये सारी स्लाइड्स में अपलोड कर दूंगा। सो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज अ कॉमन परसेप्शन हेल्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन मेंबर। तो इस बंदर वाले केस में सारे जो बंदर थे उनके दिमाग में जो धारणाएं, परसेप्शन थी, सो दैट इज कॉल्ड अ कल्चर। तो उनके बंदरों के दिमाग में धारणा क्या थी कि वी डोंट हैव टू अटेम्प्ट ईटिंग द बनानास, बिकॉज इफ वी डू दैट देन वील बी स्प्रेड विद कोल्ड वाटर इन दिस विंटर। तो जो कॉमन परसेप्शन या बिलीफ या फिर एक शेयर्ड मीनिंग लोगों के बीच में होता है कल्चर में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसे कहते हैं कल्चर। अब कल्चर हम लोग जो अगर देखें कि इंडियन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, ऐसे आपने कल्चर का नाम सुना होगा कि हमारे यहाँ का ये कल्चर है, ये हमारे यहाँ की कल्चर, यानी कि रीति रिवाज, राइट। तो कल्चर जो है वो वर्ड, वो कल्चर से, कल्चर का क्या मतलब होता है? कॉमन सेट ऑफ बिलीव्स, कॉमन सेट्स ऑफ रिचुअल्स, हमारे तौर तरीके, हमारा खान पान, हमारा पहनावा, हमारी लैंग्वेज और हमारा बिलीफ सिस्टम, मतलब जो भी इसका कॉम्बिनेशन होता है उसे कहते हैं कल्चर। अब फॉर एग्जांपल इंडियन कल्चर क्या है? इंडियन कल्चर ये है कि हम लोग अपने पौराणिक कथाओं को बहुत ज्यादा वो मानते हैं, जैसे रामायण महाभारत। उसके बाद हमारे यहाँ अलग अलग तरह के खाने हैं, अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स हैं, और ज्यादातर हम अपनी परचेजिंग कहाँ करते हैं? जब हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स हो, जब हमारी दुर्गा पूजा हो, जब हमारी ये हो। इसी तरह और कंट्रीज में है, जब उनकी ईद होती है तो वो करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में जब उनका क्रिसमस होता है तब वो लोग करते हैं। तो एक कल्चर क्या होता है? इट इज अ कॉमन परसेप्शन हेल्ड बाय पीपल ऑफ अ कंट्री। अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन भी एक प्रकार की छोटी सी एक माइक्रोस्कोपिक यूनिट है ऑफ अ कंट्री, वेयर देर इज अ कल्चर, राइट। वहां पर एक कल्चर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समर ट्रेनिंग करने जा रहे हो, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पर्टिकुलर कल्चर है। वो कल्चर क्या हो सकता है? वो कल्चर ये हो सकता है कि आपके सारे जो और एम्प्लॉयज हैं वो टाइम पे आते हैं, आपके सारे एम्प्लॉयज जो हैं वो एक टाइम पे जाते हैं, आपके सारे एम्प्लॉयज जो हैं वो लंच होने पे एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। आपके यहाँ ये सारी चीजें जो हैं, जो कि आपने धीरे धीरे करके ऑब्जर्व करी और धीरे धीरे करके आपके एम्प्लॉयज ने आपको बताई, या फिर आपको जिसने भी ओरिएंटेशन दिया, वो आपका बॉस भी हो सकता है, आपका मैनेजर हो सकता है, या फिर उस संस्था का फाउंडर हो सकता है। द पर्सन कैन बी द फाउंडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो उसने बताया कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कल्चर है ना। जैसे कि हमारे इंडिया का कल्चर है, इसी तरह हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, और अगर नहीं किया तो आप साइलेंटली ऑब्जर्व करिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें आप समर ट्रेनिंग कर रहे हो उनका कल्चर क्या है ना। और कल्चर वो चीज होती है जो कि सारे एम्प्लॉयज को एक साथ बांधती है उस ऑर्गेनाइजेशन से, है ना। जैसे कि एक सोसाइटी के अंदर कल्चर होता है कि वो उस कल्चर के कारण सोसाइटी को बांधे रखा जाता है। हमारे हिंदुस्तान में जो कल्चर है वो क्या है कि हम लोग जो है वो अलग अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं, कुछ समय हम लोग उपवास करते हैं, राइट।
कुछ समय हम लोग नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाते हैं। इसी तरह अगर आप मिडल ईस्ट में चले जाओ तो उनका भी कल्चर है, उनके रमजान होते हैं, रोजे होते हैं। तो वो चीज क्या करती है, उनको एक सोशल ग्लू की तरह आपस में बांध के रखती है, राइट। ये उनकी पहचान बन जाती है, ये हमारी पहचान बन जाती है। तो एक एक कंट्री का कल्चर उसके बाशिंदों का पहचान बन जाता है। इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर उस कंपनी के एम्प्लॉयज की पहचान बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो कल्चर है, वो अब आपके जो पुराने पुराने एम्प्लॉयज है जहां पर आप समर ट्रेनिंग कर रहे हो, ये उनकी पहचान बन गई है, उनके आचरण में, उनके बिहेवियर में शो होता है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड द concept of organization culture. I hope you have understood this slide. Now going on to the next slide, which is definition. So if we talk about the definition of organizational culture is basically a pattern, a system of values या belief, है ना, धारणा या belief या value system, कि क्या वो ऑर्गेनाइजेशन एथिकल है कि नहीं, क्या उस ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर फर्स्ट माना जाता है कि नहीं, कि सारे काम छोड़ के पहले कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करो। ये क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये कल्चर है? फिर उसके बाद आपको सबसे पोलाइटली बिहेव करना है, आपको एज अ टीम प्लेयर वर्क करना है। तो these are all part of that culture, these are all beliefs that ultimately go on to constitute a culture, right? So this is the definition. Organization culture is the basic pattern shared assumptions, values, beliefs considered to be the correct way of thinking. मतलब इसको सही माना जाता है। अगर आप इस कल्चर से डिविएट करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलती है, राइट। तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर है कि सबको टाइम पे आना है, तो अगर आप इससे डिविएट करोगे, मतलब आप इस कल्चर को नहीं मानोगे, तो देन यू विल बी गेटिंग सम पनिशमेंट, राइट। या फिर हो सकता है जो रिवॉर्ड है वो नहीं मिले। एंड एक्टिंग ऑन प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज फेसिंग द ऑर्गेनाइजेशन, और यही कल्चर को देखते हुए यू हैव टू फेस ऑल दी प्रॉब्लम्स जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में टाइम टाइम आएंगी, और अपॉर्चुनिटीज को कैसे कैपिटलाइज कर रहा है। सो दिस अबाउट डेफिनेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की, कि उसके अंदर हो सकता है कि इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग का वातावरण हो। फॉर एग्जांपल, इफ यू जॉइन अ टेक ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपने एक स्टार्टअप ज्वाइन करी, जैसे कि आपने एक कंपनी ज्वाइन करी जहां पर की टेक्नोलॉजी यूज करके एक स्टार्टअप शुरू किया गया है, तो वहां पर जो फाउंडर होगा वो क्या करेगा कि अपने सारे एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेगा कि वो इनोवेटिव थिंकिंग करें, वो नए नए आइडियाज लेके आए। जैसे कि एप्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर जो कल्चर है वो इनोवेशन का है। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे अपने एम्प्लॉयज को इंस्पायर करती है कि दे कम अप विद न्यू आइडियाज एंड सजेस्ट टू द मैनेजमेंट, राइट। सो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कल्चर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। देन ये हो सकता है अटेंशन इन डिटेल, कि हमको कोई काम करना है तो वो कल्चर आपका बताएगा कि हमको उसको कैसे करना है, और हमारा ओरिएंटेशन क्या है, क्या हमको प्रॉफिट करना है या हमको एक बैलेंस करके चलना है, या सोसाइटी की सेवा करनी है। तो ये भी कल्चर डिटरमाइन करता है। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है जो पीपल ओरिएंटेड होती है, है ना। अब जैसे ट्विटर था पहले, उसके अंदर क्या था कि योगा क्लासेस होती थी, और उसके बाद उनका कैफेटेरिया इतना अच्छा था कि उसमें तरह तरह के खाने मिलते थे सबको, और उसके अंदर फिर बर्थडे सेलिब्रेशंस, पार्टीज, फैमिली गेट टुगेदर होती थी। तो ट्विटर के जितने भी एम्प्लॉइज थे, दे यूज्ड टू ब्रैग अबाउट इट, कि यार हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो ये होता है। उनको फ्री कूपन्स मिलते थे, जैसे मान लीजिए किसी की शादी की सालगिरह है या किसी का बर्थडे है, तो वो किसी 5 स्टार होटल में जाके खाना खा सकता है। उनको मूवी टिकट्स मिलते थे। मैं भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, आईएनजी। तो आईएनजी ने क्या किया था कि एक आई थी एक वो, मैं मूवी का नाम भूल गया, उसको वो किया था, उसमें कंट्रीब्यूट किया था, तो हम लोग को सबको मूवी टिकट्स मिले थे। तो मूवी टिकट्स मिलते हैं। फिर मैंने जब एयरटेल में काम किया, तो जिस दिन मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, तो उनने आधे दिन की छुट्टी दे दी, और मेरे को पता भी नहीं चला, मेरे घर पे उनने बुके भिजा दिया, और मेरी वाइफ ने रिसीव किया। तो कुछ होते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो पीपल ओरिएंटेड होते हैं। तो मैं पॉइंट नंबर 4 बता रहा हूँ कि सम ऑर्गेनाइजेशंस आर पीपल ओरिएंटेड, कि दे बिलीव कि अगर हम लोगों की देखभाल करेंगे तो लोग आगे बढ़ के काम करेंगे, राइट। फिर कुछ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि टीम ओरिएंटेशन होता है। तो जैसे जब रिक्रूटमेंट होता है ना, तो वो देखते हैं कि बंदे के अंदर स्किल्स क्या हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स है कि नहीं। वो ये भी देखते हैं कि अगर हमारे यहाँ टीम में काम किया जाता है, तो क्या सामने वाला बंदा अकेले काम करने वाला है या फिर टीम में काम कर सकता है। अगर वो टीम में कर सकता है काम, तो वो हमारे कल्चर में फिट हो जाएगा। अगर वो अकेले अकेले काम करना चाहता है, तो हमारे कल्चर में फिट नहीं हो पाएगा।
हो सकता है उसके अंदर स्किल्स अच्छी हो, लेकिन हमारे कंपनी के कल्चर में फिट नहीं हो पाए। ठीक है, फिर कुछ कंपनियां होती है जिसमें अग्रेसिव कल्चर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स कंपनी, सेल्स ओरिएंटेड कंपनी होती है, म्यूचुअल फंड बेचना है, इंश्योरेंस बेचना है, ये सेल्स ओरिएंटेड कंपनी होती है कि इसके अंदर भैया, और उसके बाद ये टेलीकॉम कंपनीज भी जिसमें कि कनेक्शंस बेचने होते हैं। तो डिपेंड करता है कि क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक सेलू ऑर्गेनाइजेशन है, तो सेलू बोलते हैं, मतलब एक पार्लेंस है, एक लोकल लैंग्वेज का वर्ड है। तो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी के अंदर कल्चर किस तरह का है, स्टेबिलिटी की सब चीजों को देख समझ के करते हैं। तो ये दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। इट कैन बी इनोवेटिव, इट कैन बी कंसाइंशियस, मतलब कि पुटिंग अटेंशन टू डिटेल्स। थर्ड, इट कैन बी आउटकम ओरिएंटेशन, कि भैया क्या आपने किया ये बताओ, इससे क्या हुआ। पीपल ओरिएंटेशन, दे टेक केयर ऑफ द एम्प्लॉइज। टीम ओरिएंटेशन, दे वर्क टुवर्ड्स कोलैबोरेशन बिटवीन पीपल। अग्रेसिवनेस, मतलब कि सेलू ऑर्गेनाइजेशन, they want business at all cost. And stability, they look at long term stability. So these can be the characteristics of a organization culture. आपने भी जो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है, आप ऑब्जर्व करिए कि किस तरह का कल्चर है वहां। कल्चर कौन सेट करता है, जैसे कि हमारी फैमिली है ना, तो हमारी फैमिली में कल्चर हमारे जो होते हैं मम्मी पापा, खासकर पापा जी, वो सेट करते हैं। इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में जो उनका फाउंडर होता है ना, जो उनका ओनर होता है, मालिक होता है, वो कल्चर सेट करता है। वो ऐसा कल्चर सेट करता है कि उसके बाद यदि वो गुजर भी जाए, मतलब जैसे रतन टाटा आज की डेट में नहीं है, या जमशेद जी टाटा आज की डेट में नहीं है, लेकिन उनने जो कल्चर सेट किया है टाटा सन्स के लिए, वो आज भी कायम है। क्योंकि वो फिर फोकलोर के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को बताता है। और जैसे बंदर वाले केस में आपको बताया ना, तो जो नए वाले बंदर आते हैं उनको भी पुराने वाले बंदर बता देते हैं कि क्या यहाँ का कल्चर है, राइट। तो ऐसा ही होता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। वो धीरे धीरे करके स्टोरीज के थ्रू और बाकी चीजों के थ्रू सबको बता दिया जाता है, न्यू ज्वाइनीज को भी, और ये पुराने लोग बताते हैं। ठीक। फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, तो कल्चर प्रोवाइड अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो लोग अपनी पहचान उससे बनाते हैं कि भैया मैं इस कंपनी के काम करता हूँ, मैं ट्विटर में काम करता हूँ, तो इट गिव्स अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी की पहचान बन गई हमारी, राइट। फिर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एनहांसेस कमिटमेंट। तो जो फाउंडर होता है वो एक विजन देखता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप में से किसी ने, प्रशांत ने या तनिष्का ने, अदिति ने एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक स्टार्टअप बनाई, तो आपने उस समय विजन दिया कि मैं सोचता हूं कि आज की डेट में इस चीज की रिक्वायरमेंट है, ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। तो हमारे यहाँ जो भी इंप्लॉय ज्वाइन करेगा वो इस चीज से सेंसिटाइज होना चाहिए कि वो कस्टमर्स की पहले देखभाल करे। तो आपने क्या किया कि अपना एक एक विजन बता दिया सब। अब आपके सारे इंप्लॉयज आपका विजन को लेते हुए साथ चल रहे हैं, राइट। तो इससे क्या होता है कि जो विजन आपने दिया, जो कल्चर सेट किया, उससे इंप्लॉयज का कमिटमेंट बढ़ जाता है, लॉयल्टी बढ़ जाती है उस आपके विजन के थ्रू, और आपने जो मिशन दिया है और आपके ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो ये कल्चर करता है उन एम्प्लॉयज के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्लैरिफाइज एंड रीइंफोर्सेस स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। तो जैसे कि एक वर्जिन एयरलाइंस है ब्रिटेन में, तो उनका जो मोटो है वो है कस्टमर फर्स्ट, वी लिसन टू कस्टमर। तो उनने क्या किया कि अपने स्टेटमेंट में दे दिया कि हम लोग कस्टमर ओरिएंटेड है, हम कस्टमर की बात सुनते हैं, तो वी सर्व कस्टमर, किसी भी हालत में नाराज नहीं होना चाहिए, है ना। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं हम, तो उसमें एक है प्लेटफॉर्म मीशो। तो मीशो ने, मैंने मीशो पे कोई चीज ऑर्डर करी, मैंने 3-4 दिन तक देखा कि वो जो मेरा था वो ऑर्डर प्लेस उसमें दिख रहा है, वो शिप नहीं हुआ। तो मेरे को लगा यार बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैंने अपना वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तो उनने फट से 7 मिनट के अंदर पैसा वापस कर दिया, और मेरे को बार बार मैसेज कर रहे हैं कि हमने आपका जो आपने हमने ऑर्डर कैंसिल किया था, हमने उसको 7 मिनट के अंदर प्रोसेस कर दिया। मतलब एक रिकॉर्ड टाइम के अंदर उनने मेरे वापस गूगल पे पैसा डाल दिया। तो अब ये कल्चर कैसे सेट हुआ? ये कल्चर ऐसे सेट हुआ कि जिसने भी मीशो बनाई है, जो भी उसका ओनर था, उसने ये बोला है कि अगर कस्टमर कोई ऑर्डर कैंसिल करता है तो हमको उसका पेमेंट तुरंत करना है, कोई नानुकुर नहीं करनी, इसको लटकाना नहीं है। तो जहां पर ये वाली सोच हावी हो जाएगी, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बन जाएगा, तो इंप्लॉइज का बिहेवियर वैसा बन जाएगा, है ना। और उसी चीज को वो अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में रीइंफोर्स करेंगे कि किसी भी कीमत पे हमको कस्टमर को नाराज नहीं करना है ना।
उनको मालूम है कि चलो उसने एक ऑर्डर कैंसिल किया, लेकिन अगर उनने टाइम पे पेमेंट कर दिया तो मैं अगली बार कभी भी उसके अंदर ऑर्डर प्लेस करने से घबराऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे लगेगा कि पैसा तो कहीं जाएगा ही नहीं, राइट। तो ये उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बन गया, मीशो का कल्चर बन गया, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ये भी बताता है कि क्या बाउंड्री है वहां पर। देखो, कुछ ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है कि वहां पर आपको बहुत सी तमीज से पेश आना है, तो आपको बाउंड्रीज बता दी जाती है कि ये आपकी बाउंड्री है, यू हैव टू बी विद इन दिस लक्ष्मण रेखा, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि ये सब चीजों को हम पालन करते हैं तो वो एक स्टेट सिस्टम बनता है। अब जैसे हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी में रूल्स हैं, कायदे हैं, कानून है, तो अगर हम रूल्स एंड कायदे एंड कानून को मानेंगे तब तो जाके स्टेबिलिटी बनेगी ना, अदरवाइज एनार्की आ जाएगी। एनार्की मतलब लैक ऑफ एनी रूल एंड रेगुलेशन। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है वो आपको ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबिलिटी देता है। अब इफेक्ट क्या होते हैं? सबसे पहली चीज ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस। जैसे मान लीजिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में पीपल फर्स्ट कल्चर है, मतलब कि वो लोग अपने लोगों की देखभाल करते हैं। जैसे ट्विटर में, गूगल में, जितनी भी टेक कंपनीज हैं वो अपने लोगों का बड़ा देखभाल करती हैं, क्योंकि उनके जो लोग होते हैं वो हाईली प्रोफिशिएंट होते हैं, राइट। एंड दीज आर द पीपल हु आर टेकिंग द ऑर्गेनाइजेशन फॉरवर्ड। तो अगर वो अपने लोगों की देखभाल करते हैं तो उससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस बढ़ता है, क्योंकि अगर लोग खुश रहेंगे, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेगा, तो दे विल वर्क आउट ऑफ देयर वे फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इससे ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस बढ़ेगा। दूसरा, लेंथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर वो सेटिस्फाइड है अपने जॉब से तो वो ज्यादा लंबे समय तक रहेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में, लॉयल रहेंगे, तो उनकी जो विंटेज है वो ऑर्गेनाइजेशन के काम आएगी, राइट। एम्प्लॉय टर्नओवर कम होगा, और इससे ये भी पता चल जाएगा कि पर्सन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में फिट होता है कि नहीं। जैसे बताया ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कोलैबोरेशन चाहिए, टीम वर्क चाहिए, और एचआर ने एक इंस्टीट्यूट में एक बंदे का इंटरव्यू लिया, पता चला कि उसके अंदर स्किल तो बहुत है, लेकिन वो बंदा जो है ना कहीं फिट नहीं हो रहा, वो टीम प्लेयर नहीं है, वो इंडिविजुअल प्लेयर है, तो हो सकता है कि ही इज नॉट मेंट फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। इट इफेक्ट्स परफॉर्मेंस, लेंथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड फिट, whether that person will fit in the organization role or not. How employees learn organization culture. अब जैसे वो जो बंदर वाली स्टोरी बताई थी कि जो नए बंदर थे उनको कैसे पता चला कि हमको जो केला रखा है उस पर नहीं जाना है, ये आर्टिफैक्ट्स के थ्रू, वैल्यूज के थ्रू, अजम्पशंस एंड बिलीव्स, है ना। ये 4 तरह से पता चला। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं कि सिंबल्स एंड साइंस, कि आपका विजन स्टेटमेंट है, राइट, ये बताता है आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। तो स्टोरीज एंड लेजेंड्स, जो कि जैसे आपके पुराने एम्प्लॉइज जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने समर ट्रेनिंग कर रहे हो, वो आपको किससे कहानियां बताएंगे, ठीक। कुछ रिचुअल्स एंड सेरेमनीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, वो अपना फाउंडर डे मनाते हैं, है ना। उनके कुछ मान लीजिए किसी फाउंडर की मूर्ति लगी है, अब उसके अंदर कोई कल्चर है तो वहां पर कोई रिलीजियस सिंबल लगा है ना, या फिर कस्टमर फर्स्ट वो लगा है, या फिर एम्प्लॉय ऑफ द वीक लगा है। तो ये पता चलता है उन आर्टिफैक्ट्स, मतलब कि ऑब्जेक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स आर बेसिकली ऑब्जेक्ट्स या सिंबल्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपकी क्लास में एक रोलेक्स की घड़ी पहन के आऊं और मैं ऑडी से आऊं, है ना, अपने कॉलेज, तो वो क्या है, वो मेरी ऑडी जो है वो आर्टिफैक्ट है। मेरी रोलेक्स की घड़ी जो कि 3.5 लाख की, वो क्या है, आर्टिफैक्ट है। तो मैं ये दिखा रहा हूं कि आई एम वेरी सक्सेसफुल, राइट। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या फिर मैंने, या कोई वो है, महिला है, वो डायमंड का नेकलेस पहनी है, डायमंड की रिंग पहनी हुई है, तो वो बता रही है कि शी इज वेरी रिच। तो artifacts are basically objects that give you symbols. These are symbols that give you signals, and same is also true for organizational artifacts. So these are stories, rituals, यानी कि तौर तरीके, लैंग्वेज जो यूज की जाती है ना। आप ऑब्जर्व करना कि आपके जो, देखो, बॉस को और पूरे अपने कल्चर को भी ऑब्जर्व करिए कि वो किस तरह की लैंग्वेज बोलता है ना। आपके एम्प्लॉयज किस तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो जो उनकी लैंग्वेज बोलेंगे ना उस ऑफिस की 4 दीवारी में, वो उनका कल्चर होगा, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होगा, ठीक है। तो फिजिकल स्ट्रक्चर, सिंबल्स, दीज आर ऑल आर्टिफैक्ट्स यानी ऑब्जेक्ट्स। दूसरा, वैल्यूज क्या है? जैसे कि टाटा की वैल्यूज अलग है, रिलायंस की वैल्यूज अलग है। टाटा की वैल्यू क्या है कि हमको सोसाइटी को वापस करना है ना। तो 60% अपना प्रॉफिट वो लोग सोसाइटी के CSR एक्टिविटीज में डाल देते हैं। पर क्या रिलायंस का ऐसा है क्या? नहीं, रिलायंस वांट्स टू हैव प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट, राइट। तो एक संस्था की वैल्यूज कौन बनाता है? ये उसके फाउंडिंग फादर्स बनाते हैं, यानी जिसने उनकी नींव रखी,
जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि जो टाटा के जो जमशेद जी नरसिंहान जी टाटा थे, जो कि जीआरडी टाटा कहलाते हैं, उन्होंने ब्रिटिश के समय उन्हें लगा कि इंडियंस का कोई 5 स्टार होटल नहीं है, तो एक नेशनलिस्टिक फीलिंग से उनने अपना ये एम्पायर शुरू किया, राइट। तो क्योंकि उनके अंदर एक नेशनलिस्टिक फीलिंग थी, यानी कि वो एक प्रकार से प्रो इंडिपेंडेंस वाले व्यक्ति थे, तो उन्होंने वैसी अपनी वैल्यूज दी अपने अपने टाटा जो ऑर्गेनाइजेशन है। और आज की डेट में वो वैल्यूज आज भी कायम है कि इट्स नॉट अ प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, it is a service oriented organization. They want to serve the nation, right? They want to give back to the society. They do a lot of CSR activities. They give back 60% of the profit that they earn. तो ये कौन सी वैल्यू है, किसने उसके उसके स्ट्रक्चर में डाली, उसके कल्चर में डाली, ये बेसिकली फाउंडिंग फादर्स डालते हैं, जो कि उसकी आधारशिला रखते हैं, राइट। फिर अजम्पशंस, कि क्या अजम्पशंस लेके चल रहे हैं कि हम सब एम्प्लॉइज जो है वो ठीक से काम करेंगे, वो सही समय पे आएंगे, ऑनेस्ट वर्किंग करेंगे। दीज आर द असम्पशंस ऑन विच द एम्प्लॉय द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर आर बेस्ड। उसके बाद बिलीव्स, कि क्या बिलीफ है जब उन्होंने अपने कल्चर की आधारशिला रखी, तो व्हाट वर द बिलीव्स ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स, वो क्या सोचते थे कि व्हाट विल वर्क फॉर द सोसाइटी, व्हाट विल वर्क फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन। सो दोस ऑल कम अंडर बिलीफ। अब आती है यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर। तो क्या होता है कि एक जैसे बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो उसके अंदर एक डोमिनेंट कल्चर होता है जो कि उनके उनके फाउंडिंग मेंबर्स ने डाला है, और दूसरा क्या होता है कि कुछ समय के बाद, जैसे कि मान लीजिए एक 100 साल पुरानी कंपनी हो गई, तो कुछ सब कल्चर्स भी पैदा हो जाते हैं। अब एक एमएनसी है और वो शुरू हुई अमेरिका में, है ना, और एमएनसी है का उसका मतलब ये है कि अलग अलग कंट्रीज में उसका ऑफिस है। अब इतनी सारी जगह पर जब उसका विस्तारीकरण हो गया, तो नेचुरली अलग अलग जो कंट्रीज है उसके अंदर सब कल्चर्स डेवलप हो गए। तो हर समय कल्चर के अंदर एक एक सब कल्चर भी डेवलप हो जाता है। जैसे कि हम लोग सब भारतीय हैं, लेकिन हमारे अंडर इस भारतीय संस्कृति के अंदर भी छोटी छोटी संस्कृतियां हैं ना। साउथ चले जाओ तो उनकी अलग है भाषा, लेकिन अल्टीमेटली वो सब भारतीय हैं। नॉर्थ चले जाओ तो अलग है, आप गुजरात चले जाओ तो अलग है, बंगाल चले जाओ तो अलग है। तो एक होता है डोमिनेंट कल्चर कि हिंदुस्तानी है, और दूसरा होता है सब कल्चर। ये आपको ऑर्गेनाइजेशन में भी दिखाई देता है, ठीक। डोमिनेंट कल्चर वो होता है कि जो कोर वैल्यूज, कि हम हिंदुस्तानी हैं और ये हमारा देश है और हम इसके लिए लॉयल हैं, तो ये तो हो गया आपका कोर कल्चर। उसके बाद आता है सब कल्चर। सब कल्चर क्या होता है कि जो एक माइनॉरिटी, मतलब उस बड़े कल्चर के अंदर एक छोटा सा समूह होता है जो उसको उसको फॉलो करता है। कभी कभी ये जो माइनॉरिटी वाले लोग होते हैं ये अगेंस्ट में भी जा सकते हैं, है ना, तो वो उसे कहते हैं काउंटर कल्चर। तो दो तरह के कल्चर एक ऑर्गेनाइजेशन में दिखाई देते हैं। वन इज कॉल्ड डोमिनेंट कल्चर, जो उसकी कोर वैल्यूज पे बेस्ड रहता है, और दूसरा होता है सब कल्चर, यानी कि वो कल्चर जो कि जिसकी अंडर करेंट्स रहती हैं, राइट। तो अब क्या होता है कि जैसे कि समय चेंज हो गया है, तो नई जनरेशन आ गई है, नया मैनेजमेंट आ जाता है। तो अगर जैसे आज से 50 साल पहले कोई सीईओ था, तो उसका अलग स्टाइल था उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का। अब मान लीजिए एक नया सीईओ आया है 50 साल के बाद, जो कि किसी और संस्था से आया है, वो अपना भी एक सब कल्चर लेके आया है। तो कभी कभी वो अपना एक सब कल्चर भी जो है वो भी चलाता है। तो दैट इज ऑल्सो शेयर्ड बाय सम इंडिविजुअल्स इन द ग्रुप। सो दिस इज सब कल्चर। Subculture is a set of values shared by a minority of organization's member, right? So these are shared by a minority of people and they are basically undercurrents. It is formed as a result of problem. मान लीजिए कि आज से 50 साल की जो वास्तविकता थी पहले वो कुछ और थी, आज की डेट में कुछ और है। आज कंपटीशन बढ़ गया है, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। तो अब हो सकता है कि जो चीजें ओरिजिनल फाउंडिंग फादर्स ने जो एनविसाज करी थी वो एप्लीकेबल ना हो, तो इसीलिए एक सब कल्चर फिर फॉर्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हर समय वो अपोज में जाता है, वो एक वास्तविकता को देखते हुए कि व्हाट इज currently practically possible. So that is the result of the development of this subculture, right? It is formed as a result of problems and experiences that are shared by members in different departments. तो जो practical होता है कि अब हम प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं, तो वो सब कल्चर बन जाता है, ठीक। तो ये एक वस्तु स्थिति को देखते हुए होता है
एंड समटाइम्स क्या होता है कि जो डोमिनेंट कल्चर है वो कुछ लोग नहीं मानते हैं, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में होता है, तो वो कभी कभी एक माइनॉरिटी ग्रुप बना लेते हैं, वो उस कल्चर के अगेंस्ट में जाते हैं, तो दीज आर कॉल्ड these are not called subcultures but these are counter cultures, right? अब आता है strong and weak culture, a culture which has core values and intensely held by wide number of people are called strong culture. ठीक, तो strong culture जो होता है वो जैसे कि core values पे होता है, जैसे रतन टाटा जी ने जो उनके वो थे फाउंडिंग टाटा, उन्होंने ये बोला कि वी हैव टू बी सोसाइटी ओरिएंटेड, वी हैव टू गिव बैक टू सोसाइटी, वी मस्ट गिव बैक टू पीपल फ्रॉम whom we have earned. तो ये हो गया उनका स्ट्रॉन्ग कल्चर, है ना? ये टाटा की सारी वैल्यूज में, क्योंकि टाटा का जो आप सिंबल देखोगे, इट इज द सिंबल ऑफ ट्रस्ट. तो जहां भी टाटा का आप नाम देखते हो तो फिर आंख बंद के खरीद लेते हो. क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि ये लोग जो हैं वो उनका जो काम है बड़ा अच्छा है, और ये एक क्वालिटी का स्टैंडर्ड है, ट्रस्ट का फैक्टर है. तो ये हो गया उनका एक स्ट्रॉन्ग कल्चर. ठीक, उसके बाद स्ट्रॉन्ग कल्चर की और क्या क्या विशेषताएं हैं? शेयर्डनेस, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स उस स्ट्रॉन्ग कल्चर को शेयर करते हैं. इंटेंसिटी यानी कि कमिटमेंट, कि कितने आपके एम्प्लॉइज का उस मेन कल्चर की तरफ कमिटमेंट है, राइट? बोथ दिस फैक्टर्स आर डिटरमाइंड बाय ओरिएंटेशन एंड रिवॉर्ड. अब ये कल्चर को कायम एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे रखती है कि जो भी आपके रोल मॉडल्स होते हैं, पोस्टर बॉयज जिसे कहते हैं, राइट, उनको रिवॉर्ड देता है, उनको कंपनीज हायर डेजिग्नेशन पे प्रमोट करती है, उनको देती है, उनको हायर डेजिग्नेशन पे लेके जाती है. ठीक, तो जब कंपनी ये करती है तो सब लोग सोचते हैं कि दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग. तो वो जो मेन कल्चर होता है दैट गेट्स रीइंफोर्स्ड एंड दैट इज देन फॉलोड अप बाय अ लॉट ऑफ पीपल. फाइन. सो शेयर्डनेस, intensity, that is the degree of commitment of people that decides whether that culture is strong or weak. If it is shared by a lot of people, then it is strong. If the degree of commitment is very high, then the culture is strong. If it is not shared by a lot of people, then the culture is weak. If the intensity or degree of commitment is less, then it is a weak culture, right? So that is the difference between strong and weak culture. Adaptive culture. अब क्या होता है कि मैंने आपको बताया ना कि आज से अगर 100 साल पहली संस्था है तो उस समय के कंडीशंस अलग थे. अब जो नई रिक्वायरमेंट है उसको देखते हुए कंपनीज अपने कल्चर को चेंज भी करती हैं, है ना? मैंने जैसे रिलायंस में काम किया था तो वो कंपनी हर समय अपने अपने आप को चेंज करती थी हर साल, क्योंकि वो ये देखती थी कि मार्केट जो है वो डायनामिक है, यानी कि स्टेबल नहीं है. तो वो जैसा मार्केट बिहेव करता था वो अपने आप को अंदर से पूरा चेंज करती थी, अपने कभी कभी डेजिग्नेशंस भी चेंज करती थी, नंबर ऑफ ऑफिसेज भी चेंज कर देती थी, उसके लोकेशन भी चेंज कर देती थी, है ना? रिलायंस एक बहुत ही ज्यादा एडेप्टिव टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत फ्लेक्सिबल रहती है अपने अपने ट्रांजैक्शंस में. तो जब ये कंपनी करती है तो वो अपना कभी कोर जो कल्चर होता है उसको चेंज भी करती है ना? और वो क्यों करती है? क्योंकि देयर आर एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ मार्केट which the company has to respond to. There are expectations of customers which keep on changing, and therefore they have to reorient themselves to the changing needs of the market. So they have to then adapt to a new culture, right? For example, जैसे मैकडोनल्ड्स वगैरह है, मैकडोनल्ड्स बेसिकली अपने हैमबर्गर्स के लिए जाना जाता है ना, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमको दूसरे कंट्रीज में भी अपना विस्तारीकरण करना, वी हैव टू नाउ एक्सपैंड आवर ऑपरेशंस टू डिफरेंट कंट्रीज आल्सो, एंड इफ दे डिसाइड टू कम टू इंडिया, इंडिया इज बेसिकली मेड अप ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, राइट? और उसके बाद माइनॉरिटीज भी हैं, लेकिन यहाँ पर आप बीफ नहीं कंज्यूम कर सकते, यहाँ पर आप पोर्क नहीं कंज्यूम कर सकते. तो वो लोग ऐसे अपने बर्गर बेचते ही नहीं है जिसके अंदर की बीफ हो या पोर्क हो, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो एक बहुत बड़ी आबादी को नाराज कर देंगे, है ना? हिंदूज एंड मुस्लिम्स को दोनों को मिलाओ तो बहुत बड़ी आबादी हो जाती है ना, एटलीस्ट 95-96% हो जाती है. तो अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर वो अपना कोई सामान बेच ही नहीं पाएंगे. तो नाउ दे हैव टू अडेप्ट टू दिस न्यू सब कल्चर, राइट? सो व्हाट दे हैव डन इज दे हैव sold more of vegetarian food which is non controversial nature. मैं कालू टिक्की और ये वो सब, तो अब आप इनने अपने आप अपना कल्चर चेंज किया है. तो बेसिकली a company that is known for selling a non-vegetarian food is now adapting to a new culture because this is the reality of the new market. Or unless and until they adapt
to this market, they'll not be able to sell in the market, right? तो ऐसे ही जो परिस्थितियां चेंज होती हैं, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन चेंज होती हैं और मार्केट के डायनामिक्स चेंज होते हैं, तो कहीं कहीं कल्चर्स को अडेप्ट करना पड़ता है। ठीक, अब ये इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? आपका वर्क फ्रॉम होम, फ्लेक्सी आवर्स, है कि नहीं? तो एक कंपनी अगर एकदम वाटर टाइट इन्वायरमेंट में चले कि नहीं भाई 9 to 5 होना ही होना, चाहे आप मरो चाहे जियो, आप आओ, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है ना। तो अब जैसे कि अभी एनर्जी क्राइसिस आ रहा है, तो अब क्या होगा कि बहुत सारे कंपनीज अपने आप को रीओरिएंट करेंगी, अपने आप को अडेप्ट करेंगी, वर्क फ्रॉम होम कराएंगी, राइट, और रिमोट वर्किंग भी चालू करेंगी, टेक्नोलॉजी यूज करेंगी, जूम मीटिंग्स यूज करेंगी। तो ऐसा कोविड के समय में हुआ था, ऐसा आने वाले समय में भी होगा। तो ये क्या करेगी कंपनी? अपना कल्चर भी चेंज कर रही है। ठीक, अब वो 9 to 5 वाला स्ट्रिक्ट जॉब नहीं रहेगा। ऐसे करके कंपनी अपने आप को अडेप्ट करती है, तो दैट इज कॉल्ड अडेप्टिव कल्चर। अब क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग कल्चर। अब देखो, कल्चर एक बार आपने क्रिएट किया, फाउंडिंग फादर ने, यानी कि एक बंदे ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया और फिर एक विजन दिया कि मैं आज से 10 साल के बाद ये देखता हूं। ऐसा ही स्टीव जॉब्स ने किया, ऐसा ही नेटफ्लिक्स के फाउंडर ने किया, राइट। तो बिल गेट्स ने भी वैसा किया, फेसबुक वाले ने भी ऐसा किया। उसको मालूम था कि फेसबुक वाला जो है हार्वर्ड से ड्रॉप आउट है ना, मार्क जकरबर्ग। तो उसने देखा कि अब लोगों के पास टाइम नहीं रहेगा आपस में इंटरेक्ट करने का, तो अब लोगों को एक ई प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा जहां पर वो आपस में मिले। तो उसने विजन दिया, राइट, और फिर वैसा ही कल्चर सेट किया। उनके यहाँ कोई ऐसा सोल्जर जैसा इन्वायरमेंट नहीं है टेक कंपनीज में, वहां इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक, तो ये उसने कैसे अपना कल्चर क्रिएट किया और कैसे मेंटेन किया? तो फर्स्ट, अ फाउंडर हैज एन आइडिया ऑफ अ न्यू एंटरप्राइज। तो हर समय एक एंटरप्राइज जो है ना, वो कोई फाउंडर उसको फाउंड करता है, वो किसी के गराज में शुरू होती है। तो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट था वो भी ऐसे शुरू हुआ, फेसबुक भी ऐसे शुरू हुआ, एप्पल भी ऐसे शुरू हुआ। तो किसी भी बंदे के दिमाग में एक आइडिया आता है, अब उसमें पैसा लगाने वाले तो आपको 1000 मिल जाते हैं। अगर वो आइडिया सक्सेसफुली कमर्शियलाइज कर सकते हो आप, तो आपको एंजल फाइनेंसर्स बहुत सारे मार्केट में मिल जाएंगे, राइट। तो पहले तो वो एक फाउंडर होता है, जैसे मार्क जकरबर्ग हो गया या आपका स्टीव जॉब हो गया। उसने एक आइडिया दिमाग में उसके आया कि हमको ये करना है, और उसने अपनी एक नई ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड कर दिया। फिर फाउंडर क्रिएट्स अ कोर ग्रुप। अब वो अकेला सब कुछ तो कर नहीं सकता, तो हर समय फाउंडिंग मेंबर्स बोलते हैं ना, कि 4-5 लोग ने मिलकर ये वाली संस्था शुरू करी। तो उनका एक कोर ग्रुप होता है, उसमें एक टेक बंदा होता है, एक मार्केटिंग का होता है, एक बंदा वो खुद होता है जो कि जिसने आइडिया किया। तो ऐसे 2-3-4-5 लोग मिलके एक कंपनी को फाउंड करते हैं, है ना। आप भी पता करना कि आप जिस भी संस्था में अभी समर ट्रेनिंग कर रहे हो, हु वाज द फाउंडिंग मेंबर, एंड व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड, हाउ मेनी पीपल वर द पार्ट ऑफ द कोर ग्रुप। कोर ग्रुप मतलब कि वो जो मेन लोग होते हैं। अब जैसे आपने वो अग्रवाल वाला जो केस पढ़ा था, है ना, अग्रवाल वाले में भी वो 4-5 फैमिली मेंबर्स थे। ठीक, तो आपने वो जो अभी सीएमटीपी में केसेस पढ़े हैं, जिसमें कि छोटे वाले ऑर्गेनाइजेशन जो बताए गए थे, फिर वो रीजनल एक्सपैंड किए, तो उसके अंदर भी कोर मेंबर्स होते हैं। और हो सकता है कि वो परिवार के सदस्य भी हों या फिर कुछ फ्रेंड्स हों जिनने की आपस में मिलकर किया है, राइट। तो वो कोर मेंबर जो होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को जन्म देता है। जो कोर मेंबर्स होते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड करते हैं। ठीक, और उसके बाद वो धीरे धीरे करके बाकी लोगों को रिक्रूट करते हैं, जिनको उनको लगता है कि दीज विल बी द राइट फिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो एक फाउंडिंग मेंबर जो होता है वो अपना विजन देता है। जैसे कि स्टीव जॉब ने विजन क्या दिया कि जो कंप्यूटर्स हैं वो सुंदर दिखने चाहिए, राइट। पहले कंप्यूटर्स कैसे बड़े बड़े एक रूम के अंदर होते थे, तो एक उसने एप्पल बनाया, कैसा बनाया कि बहुत सुंदर दिखने वाला कंप्यूटर बनाया, राइट। और इनोवेटिव, हर समय उसके अंदर नए नए फीचर्स। अब वो जो उसने बनाया, उसके बाद जो आपका एप्पल का आईफोन भी जो आया है, वो अकेले स्टीव जॉब्स ने नहीं किया है, उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। तो एक जो कोर ग्रुप होता है वो पहले एक शुरू करता है कंपनी, उनकी थिंकिंग ऑलमोस्ट सेम होती है, और वो जो थिंकिंग होती है वही उस कल्चर को जन्म देती है। उसके बाद वो जो नए लोग रिक्रूट करते जाते हैं, वो देखते हैं कि उनकी फ्रीक्वेंसी, यानी उनकी थिंकिंग हमारी थिंकिंग से मैच करती है कि नहीं, उसी को कहते हैं फिटमेंट, राइट। तो हर समय बेटा कभी भी इंटरव्यू वगैरह के लिए जाओ ना, तो आपको वहां पता करना चाहिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन का, सबसे पहले तो उसकी वेबसाइट देखो कि उसका विजन क्या है ना, उसका मिशन क्या है। ये बता देगा आपको कि एक्चुअली जो उनके फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो क्या देखते हैं कि आज से 10 साल 15 साल के बाद वो क्या करना चाहते हैं।
उसके बाद वहां के जो एम्प्लॉइज है वो बता देंगे आपको कि यहाँ का कल्चर क्या है। अब क्योंकि आप नए सदस्य हो, यानी कि कोई नई लड़की है, उसकी शादी हुई है नए परिवार में, तो वो उस परिवार के कल्चर को अडॉप्ट करेगी। ऐसा नहीं कि उस परिवार के कल्चर को चेंज करना चाहेगी, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ऐसे ही बेटा आपके लिए होता है जब आप एक नई संस्था को ज्वाइन करते हो, कि आपको पहले उसका कल्चर समझना पड़ता है और फिर आपको उस कल्चर के साथ अडेप्ट करना पड़ता है। और वो कल्चर जो होता है वो फाउंडिंग मेंबर्स ने शुरू किया है, उनकी कोर टीम ने शुरू किया है, और वो उन्हीं लोगों को उसमें रखते हैं जो उस कल्चर को अडॉप्ट कर सकें, अडेप्ट कर सके, है ना। अब आप जैसे मान लीजिए अपना किसी विदेश कंट्री में गए अपना जॉब करने आज से 2-3 साल के बाद, तो नेचुरली वहां का जो कल्चर होगा उसको आपको अडेप्ट करना पड़ेगा ना। आप ये थोड़ा कर सकते हो कि वहां जाके आप अपनी मन मर्जी चलाओ या छोटा सा एक वो बना लो और उनके कल्चर के विरुद्ध काम करो। तो यू ऑलवेज हैव टू अबाइड बाय द कंपनी कल्चर, बिकॉज इट हैज बीन स्टार्टेड बाय द फाउंडिंग मेंबर। यानी उनके जो पिताजी थे, फाउंडिंग मेंबर इज जस्ट लाइक अ फादर ना फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, उनने ये शुरू किया है। तो अगर आप उसके अगेंस्ट में जाओगे तो यू विल not be viewed very positively. In fact, there will be some punitive measures also. So this is how a culture starts. It starts with the founding member and the core group which has actually started the organization. ठीक है, I hope this is clear. Now, maintaining कैसे करते हैं? अब जैसे किसी भी कंपनी के कल्चर को मेंटेन करना होता है ना। तो मान लीजिए कोई कंपनी है जो, जैसे अग्रवाल साहब ने जो अपना कल्चर था कि हम लोग क्वालिटी देंगे, हम लोग वैल्यू फॉर मनी देंगे, राइट। तो सिलेक्शन प्रैक्टिसेस वो देखते हैं फिट, जैसे मैं बताया ना, इंटरव्यू में जब एचआर वाले जाते हैं तो वो देखते हैं कि क्या ये बंदा हमारे कल्चर में अडेप्ट कर पाएगा, असिमिलेट हो पाएगा कि नहीं, राइट। तो सिलेक्शन प्रोसेस में ही देख लेते हैं कि हमारे कल्चर से मैच कर पाएगा कि नहीं। तो जैसा मैंने आपको बताया ना, इंटरव्यू में जाओ तो वेबसाइट में विजन देखो और उनका कल्चर पता करने की कोशिश करो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर क्या है और क्लाइमेट क्या है। क्लाइमेट तो होता है करंट, कल्चर वो होता है जो कि उस कंपनी के अंदर आपको अबाइड करना पड़ता है, यानी कि मानना पड़ता है, ठीक। फिर इट इज ऑल्सो शोन इन द टॉप मैनेजमेंट एक्शन। जो भी क्या होता है, एक तो फाउंडिंग मेंबर्स की विजन होता है, कोर ग्रुप का विजन होता है, दूसरा उनकी पर्सनैलिटी होती है। उनकी पर्सनैलिटी भी एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को इन्फ्लुएंस करती है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को देख लो, है ना। अब मोदी जी हैं, है ना, मोदी जी अभी आज की डेट में बीजेपी के हेड है ना, ये एक्चुअल डी फैक्टो हेड। तो उनकी पर्सनैलिटी ने बहुत बड़ा बीजेपी के कल्चर पे असर डाला है, ये तो आप मानोगे, सभी मानेंगे। अब देखिए, उनका टाइम पे आना, वो टाइम पे आएंगे तो बाकी लोग भी टाइम पे आएंगे। उनका वो कहते हैं कि 18 घंटे काम करते हैं तो बाकी लोग भी मेहनत करेंगे। उनकी नेशनलिस्टिक फीलिंग है तो बाकी लोग भी नेशनलिस्टिक हो जाएंगे। तो आप, एक तो आपका विजन होता है कि आप भारत किस दिशा में लेके जाना चाह रहे हो, दूसरा आपकी पर्सनैलिटी का असर भी एक कल्चर बनाता है उस ऑर्गेनाइजेशन का, है ना। तो यू आर नेशनलिस्टिक, आप योगा करते हो तो बाकी सबने भी योगा करना शुरू कर दिया। उसके बाद आप अगर किसी ने उनकी जीवनी पढ़ी है तो उनको वो खिचड़ी बहुत पसंद है, वो अपने खानसामे को साथ में लेके चलते हैं। मतलब उनका जो शेफ होता है ना, वो हर समय उनके साथ ट्रैवल करता है। और उनके खानसामे से इंटरव्यू कराया शेफ से, तो वो बोलते हैं कि मोदी साहब को खिचड़ी खिला दो, आप एक बार नहीं, आप दिन में 3 बार खिला दो, खिचड़ी के बड़े शौकीन है, राइट। तो वेजिटेरियन फूड। तो ये जो क्या होता है कि ये जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप हेड होते हैं और उनका स्पीच देने का स्टाइल, आपने देखा होगा कि अमित शाह भी उस स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि जो ये अपने यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी जब बोलते हैं, या फिर बीजेपी की जो ये नेशनल प्रेसिडेंट है, तो वो पर्सनैलिटी जो होती है ना, उसको उसको फिर सब लोग धीरे धीरे वैसा ही बिहेव करने लगते हैं। तो उनके जो एक्शंस होते हैं, टॉप मैनेजमेंट जो होता है, कोर टीम, वो तो पूरी तरह से उनकी पर्सनैलिटी से ओवर शैडोड रहती है। तो उनके बिहेवियर में भी उनकी पर्सनैलिटी की छाप दिखती है। तो वही कल्चर होता है। तो एक तो उनका विजन जो कि कल्चर बनाता है, दूसरा उनकी खुद की पर्सनैलिटी भी उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बनाती है, राइट। तो उसके बाद सोशलाइजेशन मेथड, यानी कि द वे इन विच पीपल विल इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो आपको ये देखना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हाउ पीपल इंटरेक्ट, यानी एम्प्लॉइज इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो दिस इज हाउ अ कल्चर इज मेंटेन्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन through its recruitment process, then actions of top management, and third is socialization methods, right। अब process of socialization क्या है कि selection of entry level personnel, कि किस तरह के लोगों को लेना है, क्या वो हमारे कल्चर में अडेप्ट कर पाएंगे कि नहीं, उनको एक पर्टिकुलर जॉब में प्लेस करना,
ठीक, उसके बाद उनको उनके परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड करना, तो धीरे धीरे करके उनको अपने कल्चर के अंदर असिमिलेट कर लेते हैं, राइट। क्या वो हमारे वैल्यूज को अडॉप्ट करते हैं कि नहीं? जब मैं एचडीएफसी में था तो उनकी एकदम स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी कि फाइनेंशियल बिल्कुल आपको कोई भी, यू हैव टू बी ऑलवेज ऑन द राइट साइड, है ना। तो एचडीएफसी वाज एट माय पॉइंट ऑफ टाइम नोन फॉर इट्स एथिकल प्रैक्टिसेस। एचडीएफसी ग्रुप पूरा, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी होम लोन्स, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स, एचडीएफसी इंश्योरेंस, एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस, तो उनके जो ये पारेख साहब जो थे हेड, तो उनकी कोर वैल्यूज थी कि बिल्कुल एथिकल बिहेवियर। एचडीएफसी में सिस्टम्स और प्रोसेस इतने स्ट्रांग थे कि वहां पर विसल ब्लोअर्स पॉलिसी थी कि अगर आप देख रहे हो कि आपका बॉस कुछ गड़बड़ कर रहा है या कोई और कर रहा है, तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो और आपकी आइडेंटिटी को गुप्त रखा जाएगा। तो ऐसे करके वो एथिकल बिहेवियर में बहुत ज्यादा स्ट्रेस करती थी। तो नेचुरली अब उसका रिक्रूटमेंट करने कोई जाएगा किसी इंस्टीट्यूट में, तो वो अपने क्वेश्चंस में यही देखेगा ना कि सामने वाला जो बंदा है क्या वो खुद एथिकल है। बेसिकली वो ऐसा तो नहीं 3 का 5 करता है। तो ऐसे 3 के 5 करने वाले लोगों की जगह ही नहीं थी एचडीएफसी में। और एक दो लोग जिनने की गड़बड़ करी वो मेरे सामने निकाल दिए गए, है ना। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जिन्हें क्रिएट करी कि बिल ज्यादा लगा दिए, कहीं ट्रैवल कम किया, बिल ज्यादा का लगा दिया, और कहीं होटल में जाके दारू पी ली और उसका फूड बिल लगा दिया। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की नौकरी जाते हुए मैंने देखी है एचडीएफसी में, राइट। तो वो ये देखते हैं जब रिक्रूटमेंट करते हैं कि क्या ये बंदा खुद एथिकल है, क्या ये बंदा मॉरली हाई है, तो क्या ये हमारे हाई एथिकल स्टैंडर्ड में फिट हो पाएगा। तो ये हर समय कंपनियां देखती है बेटा। तो इसलिए आपको हर समय कंपनी की विजन, उसका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ये पता कर लेना चाहिए किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले, और अपने आंसर्स वैसे ही कस्टमाइज करने चाहिए, राइट। उसके बाद लोग आपको स्टोरी सुनाएंगे, आपके एम्प्लॉइज, और कि ऐसा हुआ, उनको ये रिवॉर्ड मिला, वो अच्छा काम कर रहे थे, फिर रिकॉग्निशन वगैरह। तो ऐसे करके एक कल्चर को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कल सस्टेन किया जाता है। मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ। आई जस्ट वांट टू नो वेदर आपको मेरी बातें समझ में आ रही है कि नहीं। जस्ट गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मी। आज सौरभ, वेरी गुड, थैंक्स अ लॉट मुस्कान। तो ये है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल सही समय पे ये मॉड्यूल लिया गया है। तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन, करंट ऑर्गेनाइजेशन में जाके देखो कि सबसे पहले पता करो कि इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे, उनका कोर ग्रुप क्या था, और कौन सी चीजें हैं जो कि उस कल्चर के अंदर आपके ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो आप संस्था में अभी समर ट्रेनिंग कर रहे हो, उसमें वो चीजें इंपॉर्टेंट है, उसको फॉलो करो, है ना। कहीं का ड्रेस कल्चर होता है कि भैया हमको अच्छी ड्रेस में आना है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में खासकर आपको ठीक से बन के जाना है। पंक्चुअलिटी कुछ लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उसके बाद एथिकल बिहेवियर, फिर द वे यू कैरी योरसेल्फ, द वे यू टॉक, ये सब उनके कल्चर के साथ अलाइन होना चाहिए, राइट। क्योंकि और ये कल्चर उनके फाउंडिंग मेंबर्स ने देखा है, मतलब जिसने उस संस्था की आधारशिला रखी और आज वो करोड़ों की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इस चीज के इसको वहां पर वो किया है, इस्टेब्लिश किया है। तो नेचुरली वो उनके लिए बहुत सैक्रोसेंट है, बहुत ज्यादा पवित्र चीज है। तो उसको वो चाहते हैं कि आप कंटिन्यू करें, राइट। उसके बाद ये एडगर सेशन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है, द वे ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। इसमें 3 लेवल बताए गए हैं, फैसिलिटीज, फर्निशिंग्स, अवार्ड्स। दूसरा कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिपेक्टेड बाय स्लोगन्स। आप उसके मिशन स्टेटमेंट में दे सकते हो, पीपल फर्स्ट, वी लुक आफ्टर पीपल, वी लुक आफ्टर एम्प्लॉइज। आप देखो आपकी कंपनी का स्लोगन क्या है। फिर टैसिट अजम्पशंस यानी कि अनस्पोकन रूल्स। तो ये एडगर सेशंस ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस, ये उनका है। उसके बाद उनका इंपॉर्टेंस क्या है कि वन कैन इजीली अंडरस्टैंड पैराडॉक्सिकल ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर्स एंड हैव एन इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द कल्चर। आपको एक कंपनी में मदद करती है हाउ दैट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस, और interpersonal skills that help in understanding the culture, helps to know the culture at different levels and assumptions can be identified। ये इस मॉडल से आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर को आप समझ सकते हो। दैट इज बाय ऑब्जर्विंग दी फैसिलिटीज, फर्निशिंग्स, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन सिस्टम, है ना। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में आप जैसे ही घुसोगे तो वहां पर फोटोज लगी रहती हैं कुछ लोगों की, राइट। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में तिरंगा झंडा फैलाया जाता है। तो ये सब चीजों को देख के आप पता कर सकते हो कि उस ऑर्गेनाइजेशन का ओरिएंटेशन क्या है।
ठीक, उसके बाद उनके स्लोगन्स में उनके उनके ईमेल जो लिखते हैं उनके नीचे लिखा रहता है मिशन और विजन स्टेटमेंट में भी उनका कल्चर दिखता है. और टैसिट मतलब अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग्स, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट organization culture. Now I am open to any questions that you might have. We still have 5 minutes, otherwise we'll close this session. So I'll just revise this before we call this a day. First is, today we have seen organization culture. It's basically it's the perception and beliefs held by people, shared meaning, that is the employees of the organization. Then it is the assumption, values, belief system that are practiced in an organization. और कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इनोवेटिव हो सकता है, इसमें कंसाइंशियसनेस रहती है, आउटकम ओरिएंटेशन, पीपल ओरिएंटेशन, टीम ओरिएंटेशन, स्टेबिलिटी एंड एग्रेसिवनेस. देन फंक्शन क्या है इसके कि इट प्रोवाइड्स सेंस ऑफ आइडेंटिटी टू मेंबर्स एंड क्लैरिफाइज एंड रीइंफोर्सेस बाय प्रैक्टिसेस. उसके बाद बाउंड्रीज, ये लक्ष्मण रेखाएं तय करती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है. और इससे क्या फायदा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस डायरेक्टली रिलेटेड होता है. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टाइम पे आने का कल्चर है तो उसका परफॉर्मेंस नेचुरली इंक्रीज होगा. इससे एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बढ़ता है और इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द पीपल फिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. और हाउ यू कैन लर्न अबाउट द कल्चर बाय आर्टिफैक्ट्स, यानी ऑब्जेक्ट्स, वैल्यूज, assumptions and belief system of the organization, right? स्टोरीज, लेजेंड्स, लैंग्वेज, फिजिकल स्ट्रक्चर्स, ये सब बताते हैं, ये आर्टिफैक्ट्स हैं. फिर वैल्यूज क्या हैं, कस्टमर सेंट्रिक है, एथिकल है. अजम्पशंस क्या है कि ये चीजें वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, और बिलीव्स कि वो ये चीजें चाहते हैं. देन यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर, दो तरह के कल्चर होते हैं, एक तो होता है डोमिनेंट कल्चर और दूसरा होता है सब कल्चर. सब कल्चर इज बेसिकली एन अंडर करंट, राइट? फिर स्ट्रॉन्ग एंड वीक कल्चर, स्ट्रॉन्ग होता है जिसमें कि शेयर्डनेस ज्यादा रहती है, इंटेंसिटी हाई रहती है. वीक जिसमें शेयर्डनेस कम होती है, इंटेंसिटी कम होती है. एडेप्टिव कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन का अगर बहुत समय हो गया है तो वो छोटा सा कल्चर भी बन जाएगा जो कि एज पर प्रैक्टिकल रियलिटी ऑफ टाइम होगा, उसको उसे कहते हैं एडेप्टिव कल्चर. तो क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग कल्चर कैसे होता है कि फाउंडर मेंबर जो होता है, जो उस संस्था का संस्थापक होता है, ही स्टार्ट्स द कल्चर, देन द कोर टीम कैरीज इट फॉरवर्ड. उसके बाद जो मेन टीम होती है वो उसी हिसाब के बंदे रिक्रूट करती है और वो कल्चर सॉलिडिफाई हो जाता है. ठीक है, इट इज मेंटेनिंग. कैसे मेंटेन किया जाता है? सिलेक्शन प्रोसेस में, एक्शंस ऑफ द टॉप मैनेजमेंट में, और सोशलाइजेशन का मेथड, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या सोशलाइजेशन का मेथड है, वगैरह वगैरह. ठीक है, सोशलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है कि आप किस तरह के लोगों को रिक्रूट कर रहे हो, उनको कहाँ प्लेस कर रहे हो, उसके बाद कैसे अपना कल्चर को रीइंफोर्स कर रहे हो. ठीक, तो हम जैसे नेशनल फेस्टिवल्स बनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, 15 अगस्त मनाते हैं, तो हमारी नेशनलिस्टिक फीलिंग को रीइंफोर्स करता है ना. तो वैसी आपकी संस्था में क्या होता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कल्चर है वो रीइंफोर्स हो, तो यू हैव टू फाइंड दैट आउट. ठीक है, उसके बाद ये मॉडल है, इसके अंदर बताते हैं 3 कॉग्निटिव लेवल्स. फैसिलिटीज फर्निशिंग में दिखता है कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपिक्टेड बाय स्लोगन्स, मिशंस, स्टेटमेंट्स और टैसिट अप्रूवल असम्पशंस, यानी कि अनस्पोकन वर्ड्स. इंपॉर्टेंस क्या है कि यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स भी डेवलप कर सकते हो, एंड assumptions that are there, and this is all about organizational culture. तो आज मैं ये आपका पीपीटी आपके ईआरपी में अपलोड कर दूंगा. अभी मेरे को टोटल दिख रहे हैं करीब 25 लोग, राइट? तो मैं आपको अटेंडेंस आज के दे दूंगा. प्लीज मेक श्योर दैट यू अटेंड ऑल दीज सेशंस, बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू स्टे इन द P1 लिस्ट, है ना. ये आपके सब P1 में काउंट होगी, और अगर आप इसको अटेंड नहीं करेंगे तो बेटा आप P2 में भी आ सकते हो. अभी हमारे 2 मॉड्यूल बचे हैं, तो यानी कि एटलीस्ट देयर आर एटलीस्ट 10 क्लासेस विच विल बी taken on the online mode. So please attend the classes in large number. So that's all from my side. Thank you. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir.